हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज मैटर तो आपको पता है। व्हाट इज मैटर आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो। अब बात आती है कि मैटर के बाद कितने उसके स्टेट हैं। तो मैटर के जो स्टेट है, वैसे तो 5 स्टेट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 5। देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। अब 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। एक्चुअली कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 6 होते हैं। छठे छठे के बारे में बात की जाती है, न्यूट्रॉन ग्लूऑन स्टार के बारे में, लेकिन मैं बता दूं, ये अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने या किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ने इसको अनुमति नहीं दी। ना आईयूपीएसी, ना आईयूपीएपी, किसी ने भी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दी है। तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम लोग 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, जो कौन से होते हैं। नेमली नेमली होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बैक। व्हाट इज बैक स्टैंड्स फॉर सर? दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बच्चा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। तो अब ये जो है, ये स्टेट सबके बारे में मैं बताता हूं। वैसे हम लोग को प्रिलिमिनरीली खाली इनके बारे में ही बात करनी है। अगर देखा जाए तो हमें जो पढ़ाई करनी है वो इनके बारे में करनी है। और उसमें भी मैं एक बात बता देता हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में 11th में पढ़ना है। इन्हीं के बारे में 11th में पढ़ना है, बराबर। और और बता दूं कि इनके बारे में हमें 11th में पढ़ना जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी एक बात बता देता हूं मैं आपको, हमें सिर्फ गैस पे ही फोकस करना है। ये लेसन के अंदर 96 से 97% हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट पे ही कंसिडर करने वाले हैं। लिक्विड स्टेट हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या कहेंगे बच्चों? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग लिक्विड स्टेट फ्लूइड मैकेनिक्स में फिजिक्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ एक ही इस पे ध्यान देते हैं। बाकी के 4% में मैं आपको लिक्विड के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर जो हमें ध्यान देना है दैट इज अबाउट गैस। इसीलिए आप काफी जगह देखोगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के लेसन को हम लोग गैसियस स्टेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गैसियस स्टेट। तो हम लोग पहले लेसन जो पढ़ रहे हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, बराबर। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग जनरली गैसियस स्टेट नाम दे देते हैं। मैं बहुत बार गैसियस स्टेट बोलता हुआ पाया जाऊंगा, तो आप लोग समझोगे सर व्हाई यू आर कॉलिंग इट गैसियस स्टेट व्हेन इट इज अ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा एक बात बता देता हूँ, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सिर्फ गैसियस स्टेट को ही पढ़ना है 11th के इस लेसन के अंदर। ठीक है। सॉलिड स्टेट कब पढ़ने वाले हैं? जी, सॉलिड स्टेट हम केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट नाम का पूरा एक लेसन है जो 12th में आएगा, जिसके बारे में हम लोग 12th में देखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, लिक्विड के अंदर भी गैस पे ध्यान देना है। गैस के अंदर आइडियल गैस और रियल गैस, ये दोनों पे ज्यादा हम लोग को बातें करनी है। अब आइडियल गैस और रियल गैस होता क्या है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी आपको बताते चलता हूं कि क्या क्या होता है। देखो, सॉलिड कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड कैसा होता है, गैस कैसा होता है, ये मैं बता देता हूँ। हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, ये मैंने बता दिया। ठीक है। तो अब आगे बढ़ता हूं, मैं आपको इन स्टेट्स के बारे में बताते चलता हूं। तो देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीन के बारे में तो हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, और इन्हीं तीन के बारे में हमें 11 12 में पढ़ना भी होता है। सर, जो दो बच गए, प्लाज्मा एंड बैक, वो क्या बला है? देखो बच्चों, उनको पहले मैं निपटा देता हूं, क्योंकि उन पे हमें ध्यान ही देना। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता क्या है? तो बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, टी कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे को जो स्टेट मिलता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। लाइटनिंग वगैरह जो होती है, लाइटनिंग हो गई हमारी, बराबर ना। आपको पता है कि आप टीवी जो देखते हो, तो टीवी के अंदर भी आपको लिखा होता है इट इज अ प्लाज्मा टीवी। तो वो भी एक फ्लूइड है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड है। तो हाई टेम्परेचर पे एक स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, हाई टेम्परेचर पे एक स्टेट ऑफ मैटर मिलता है जो कि किसी और स्टेट ऑफ मैटर से एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा है, तो उसे हम लोग ने प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कह दिया है। इट इज मोर ऑफ अ लाइट, मतलब उसके अंदर लाइट एनर्जी काफी ज्यादा होती है। आपको मैंने एक बात बताई, अगर याद हो तो, किसी के पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी हो तो वो लाइट के फॉर्म में रिलीज करना चाहता है। देर आर टू फॉर्म ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, देर आर टू
एकदम आसान सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। तो कौन से दो फॉर्म है जो रिलीज करने के लिए एनर्जी को? तो मैं कहता रहता हूं अक्सर, आप लोग ने सुना भी होगा, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, याद रखना कि कहीं पे अगर हीट नजर आ रही, कोई सरफेस हॉट नजर आ रही, तो समझो कि उसने लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है। पर अगर कहीं पे लाइट नजर आ जाए तो समझो इट इज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये जो है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा बहुत ही हाई एनर्जी लेवल को हम कहते हैं, मतलब हाई एनर्जी रिलीज करता है, लाइट, बराबर। ये प्लाज्मा बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, तारों सितारों में पाया जाता है। दैट मीन्स दी जो स्टार्स होते हैं वो हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर से बने होते हैं। जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स, बराबर, वो सारे किससे बने होते हैं? प्लाज्मा से बने होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। हमारा सन प्लाज्मा से बना है, ऐसा हम मानते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हमें अभी देखना नहीं है। अगर आप हायर स्टडीज पे जाते हैं और उसके अंदर भी आप अगर इसी स्टडी के अंदर जाते हैं, मैटर की स्टडी के अंदर, तब आपको प्लाज्मा के बारे में स्टडी आएगी। लास्ट है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या ना हमने कभी ज्यादा ऑब्जर्व किया है। बीईसी, ये क्या होता है सर? बीईसी इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जैसे अगर मैं कहा जाए कि अगर ये एक लाइन है, इसमें सॉलिड यहाँ पे आ गया, लिक्विड यहाँ पे आ गया, बराबर, और गैस यहाँ पे आ गया, टेम्परेचर की रेंज, ये टेम्परेचर की एक स्केल है, तो टेम्परेचर की स्केल में प्लाज्मा यहाँ पे आएगा ना। तो वैसे ही अगर हम कहा जाए तो बीईसी बैक यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया? स्केल के भी नीचे का कोई टेम्परेचर जो हम लोग ने कभी कभी हमने ना पाया है, ना अभी तक हम लोग इस टेम्परेचर को पा ही नहीं सके। हमने कभी इस टेम्परेचर को मतलब बनाया नहीं है, ना ही कभी कभी हमने देखा है। जस्ट एक इमेजिनेशन है कि ऐसा भी एक स्टेट होगा, बराबर, और वो स्टेट जो होगा वो बीईसी होगा, बहुत लो टेम्परेचर पे मिलेगा। हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। वैसे जुपिटर के अंदर कुछ कुछ तो भी है, ऐसा माना जाता है, पर वो अभी एकदम, वो भी एकदम प्रूफ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानकारी बटोरते हैं। छठा स्टेट ऑफ मैटर कुछ न्यूट्रॉन ग्लूऑन करके कहते हैं, जिसका आपको कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, एक साइंटिस्ट के दिमाग की उपज है। उसका कोई भी मतलब, समझ रहे हो, कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम साइंटिस्ट बिलीव इन दैट एंड सम डोंट। तो हम लोग वैसे कंटेंट को कभी नहीं पढ़ते हैं जिसके बारे में अभी तक 100% कंफर्मेशन ना हो। क्या पता आगे जाके बोले कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो कोई दो और स्टेट का कोई मतलब फॉर्म था, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। वैसे हमें पढ़ने तो सिर्फ और सिर्फ तीन ही स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें भी इस चैप्टर के अंदर तो एक ही स्टेट ऑफ मैटर है, एंड दैट स्टेट इज नथिंग बट गैसियस स्टेट। चलो तो हम लोग अब शुरू करते हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे अलग समझा जाता है, ये आपने बचपन में सीखा समझा है। ठीक है, आपने बचपन में इसे सीखा समझा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं वापस थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को फंडामेंटली आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो आपको जो पहली चीज जाननी है वो ये जाननी है कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल सॉलिड के, मॉलिक्यूल्स या तो फिर एटम, अगर ये कोई मेटल है तो फिर एटम और मॉलिक्यूल्स है। अगर ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, एमरफस है, तो उसके, अब एमरफस क्या बोल दिया सर? सॉलिड के अंदर दो तरह की कैटेगरी आती है जो आगे जाके आप सीखोगे, समझोगे। किसके अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर। एक कैटेगरी को कहते हैं हम एमरफस, एमरफस पाउडरी होता है ये, और दूसरे को कहते हैं क्रिस्टलाइन। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन। ये आप कब सीखोगे? जब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आपको सिखाया जाएगा। अभी डरने की जरूरत नहीं है, 12th में आएगा, ठीक है, तब ये सारी बातें बताई जाएगी। पर हमें जो अभी हल्की सी जानकारी जो इसके लिए मेरे को चाहिए आप लोगों को जो बतानी है मुझे, वो ये है कि ये जो सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स या तो फिर एटम्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, वो एक दूसरे से मतलब एकदम पास पास होते हैं, जिनकी मतलब फ्रीडम, यहाँ ध्यान से समझना, एक वर्ड कहूंगा, आप लोग ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री मींस परसेंटेज। आपको पता है डिग्री एक्चुअली परसेंटेज नहीं, परसेंटेज डिवाइड बाय 100। डिग्री मींस फ्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन। आपको ये पता चल गया होगा, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन ऐसा भी पढ़ा है। ठीक है, तो डिग्री, डिग्री मींस फ्रैक्शन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब उनका डिसोसिएट होना, उनका डिसोसिएट होने की, उनके डिसोसिएट होने के अंश, अगर हिंदी में कहें तो उनके डिसोसिएट होने के अंश, इंग्लिश में कहें तो दैट दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो, एक्सक्यूज मी, डिसोसिएशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी देयर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो उनके मतलब अलग अलग होने के अंश, मतलब समझ रहे हो, उनके एक दूसरे के इंडिपेंडेंट मोशन। फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंट मोशन।
तो उनके इंडिपेंडेंट मोशन के जो इंडिपेंडेंट मोशन मोशन को हम लोग कहेंगे फ्रीडम। तो इंडिपेंडेंट मोशन जो है फ्रीडम, वो उनके बहुत कम होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वेरी मच लेस फॉर सॉलिड। मतलब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में मूव नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं वैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ। एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में वो लोग अपने ही क्या बोलते हैं पॉइंट पोजिशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं सॉलिड, लेकिन वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दिस टू, एज कंपेयर टू दिस टू। ठीक है, तो यहां ध्यान दो। तो हम लोग कह देंगे कि सॉलिड वो है जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी कम है, जिनका इंडिपेंडेंट मोशन रिलेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। आप लोग ये सारी बातें लिखते रहना, आपको मजा आएगा। चलो ठीक है। वैसे ही अगर बात करी जाए तो लिक्विड किसे कहा जाएगा, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। हाँ बच्चों देखो, तो लिक्विड में किसे कहूंगा, तो देखो लिक्विड में उसे कहूंगा कि जिनके अंदर इंडिपेंडेंट मोशन सॉलिड से ज्यादा होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। इनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस गैसियस से ज्यादा होते हैं लेकिन सॉलिड से कम। ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों है, ये भी एक तो सवाल होना चाहिए कि सर ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने पास क्यों है। क्योंकि इनका एक चीज ज्यादा है जिसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर, या तो फिर अगर एटम्स है तो इंटर एटमिक, मॉलिक्यूल हुए तो इंटर मॉलिक्यूलर, और अगर एटम हुए तो इंटर एटमिक। वैसे मॉलिक्यूल्स ही जनरली होते हैं, तो हम लोग इसी वर्ड को ज्यादा प्रचलन में लेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। सो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, व्हाट डज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस? नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। one is intramolecular force. What? Intramolecular force. Now what is intramolecular force? I'm going to tell you, wait. And the other is intermolecular force. Intermolecular force. Now as the name suggests, you must understand one thing. If I'll give you an example, what is inter and intra, I'll tell you inter, consider this as a bus that travels to, a bus that is traveling to different cities, that is traveling into different cities. That is intercity bus. That is intercity bus. Intercity bus, that means the bus that is traveling to different cities is called intercity bus. That means from one city to the other city, from A molecule to the B molecule, the attraction between A and B molecule is called intermolecular force. But when we are talking about intra, what is intra? I'll give you the example of cities once again. If there is let's talk about BRTS. We know what is BRTS because in Surat BRTS is running. So what is BRTS? That is the bus that is only running in the city. So it is covering only the part of cities. It is not moving from one city to the other city, but only moving in the same city. So I would say BRTS. What is BRTS? It is actually an intra-city bus, not intercity, but intra-city. That means it is moving only in the Surat city. That means intramolecular forces. That means it will be the force between only one molecule. We should not be talking about A and B. We should only be talking about A, and the forces that is happening between the different region of the A, means between different location of a single molecule, is called intramolecular force. Hopefully आप लोग को समझ में आ गया होगा. So now let's move forward. So moving to the other topic, we would understand कि इंट्रा और इंटर तो हमें समझ में आ गया सर. So what is intermolecular forces? It is the force between two different molecules is called intermolecular force. Now moving forward, wait. Now intermolecular forces in solid is very much higher. Intermolecular forces in solid is very much higher. Solid के अंदर intermolecular forces काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं. काफी क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं. और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं. चलो समझ में आ गया होगा होपफुली आपको. ऐसे में भ्रम में रहना चाहूंगा. वैसे ही इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए कह सकते हैं कि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस से तो ज्यादा होते हैं लेकिन सॉलिड से कम होते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूरी पे रहते हैं. बराबर. उन दोनों का कहे ना तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी मच हायर. इधर देखो मैं कहता हूं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, IMD कहा जाएगा. सो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लेस. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लेस. दो के बीच का डिस्टेंस काफी लेस है, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं. क्या रहते हैं? क्लोजली पैक्ड. दैट मीन्स एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं. ठीक है, बराबर. वैसे ही अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनका IMD falls in between the IMD of solid and gas. Falls in between the IMD of solid and gas. And what does this IMD stands for? IMD, the initials are stating that intermolecular distance. Intermolecular distance. So the intermolecular distance of liquid will be greater than
will be greater than gas as well as will be less than solid. आपको hopefully ये समझ में आ गया होगा. It is in between the intermolecular distance of solid and gas. If I would say that this is the intermolecular distance between solid, I'm not actually making them touch each other, but that's what the real case is. I will explain this to you. आप लोग धीरे धीरे समझेंगे. तो अगर ये सॉलिड का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है जो कि इतना हो गया, ये आपको व्हाइट चॉक के ये इससे समझ में आ रहा होगा. वैसे ही अगर मुझे ये सॉलिड का हो गया, सॉलिड का केस है, तो लिक्विड के केस के अंदर देखो मैं ये ब्लू चॉक से बता देता हूं, ये इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा. वैसे ही अगर मुझे ये हो गया केस ऑफ लिक्विड. अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के अंदर फिर ये ऐसा केस हो जाएगा कि ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको मैं येलो चॉक से बताता हूं. ये हो गया आपका गैस के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल. समझ में आ गया. तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस व्हेन यू गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस. आप सॉलिड से गैस की तरफ जाते हो तो आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो बढ़ने लगता है. आईएमडी इंक्रीजेस. एक बात याद रखना, आईएमडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMAF. And now what is IMAF, sir? IMAF is intermolecular attractive force. IMAF को हम कहेंगे intermolecular attractive force. तो हम कहेंगे IMAF. क्या कहूंगा मैं? IMAF. That is intermolecular attractive force. So IMD is inversely proportional to IMAF. What does that mean, sir? कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा ना, आईमाफ घटेगा. आईमाफ घटेगा मींस क्या? कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा. तो देखो आईएमडी सबसे कम होता है इसमें, तो इसमें आईमाफ होगा सबसे ज्यादा. बराबर, सबसे ज्यादा आईमाफ होने की वजह से क्लोजली पैक्ड. ये क्या हो जाएगा? रिलेटिवली लूजली पैक्ड. रिलेटिवली लूज. किसके रिलेटिवली? तो ये सॉलिड के रिलेटिवली. एंड ये एक्सट्रीमली लूजली पैक्ड. एक्सट्रीमली लूजली पैक्ड. होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं. इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आईएमडी काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है. और एक्चुअली अगर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि बोलो वाइस वर्सा के कॉन्टेक्स्ट में, दैट मींस कि अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम है ना, इसीलिए डिस्टेंस बढ़ा. फिर से बता देता हूं, नहीं समझ में आ रहा सर? पहले ये डिस्टेंस नजदीक होगा इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है. नहीं बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स इसमें ऑलरेडी पहले से ज्यादा है ना, इसलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाए. अगर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होंगे तो दोनों एक दूसरे के एकदम पास रह जाएंगे, पर अट्रैक्टिव फोर्स कम है ना, इसलिए थोड़ी दूरी पे है. अट्रैक्टिव फोर्स काफी कम है ना, इसलिए बहुत दूरी पे है. समझ में आ गया होगा आप लोग को? ठीक है. तो IMAF एंड IMD, ये दो चीजें आपको मैंने बता दी सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए. ठीक है. अब एक बात और याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में मैं बता देता हूं. IMD जो है, ये IMD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखना, डायरेक्टली नहीं, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी. मतलब जिसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी नहीं, ऑब्वियसली ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ. हाँ, कंप्रेसिबिलिटी होगा. हम लोग, सर ये क्या बोल रहे हो, ये याद रखना है? नहीं, याद नहीं रखना बेटा. देख, मैंने भी कभी याद नहीं रखा, आपको भी कभी याद नहीं रखना. कंप्रेसिबिलिटी याद कभी नहीं रखना. देखो एक कॉन्सेप्ट है, आप सीधा सोचोगे ना, दिमाग चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जब बढ़ता है, ये बढ़ा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, बराबर ना, दोनों के बीच की दूरी बढ़ी, तो दूरी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉलिड से लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा होगा ऑब्वियसली. तो मुझे बताओ कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है? गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है या सॉलिड? ऑब्वियसली गैस कंप्रेसिबल है. मतलब जिनके बीच की दूरी ज्यादा होती है उन्हीं के बीच की दूरी कम करी जा सकती है ना. जिनकी बीच की दूरी ज्यादा है उन्हीं की तो दूरी कम करी जा सकती है ना. जो पहले से नजदीक नजदीक है उनकी दूरी कैसे कम करेंगे? क्या करें, दोनों को मिला के एक ही कर दे क्या? नहीं हो सकता ना. दो मॉलिक्यूल मिलके एक ही मॉलिक्यूल नहीं हो सकते. जो पहले से दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं, उन्हें हम नजदीक मिलाने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन जो पहले से मिले हुए हैं, मिली भगत है जिनकी, उनको हम और नहीं मिला सकते, उन्हें सिर्फ दूर कर सकते हैं. और दूर हम क्यों करें, हम विलन थोड़ी हैं. चलो, तो यहाँ ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यही बात होगी कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या किया जा सकता है. तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता. इन द केस ऑफ
अगर 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 उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पहले से ज्यादा है, वो एक अगर दूरी पे हुए तो दूरी कम करी जा सकती है, अगर वो नजदीक नजदीक ही हुए तो ये दूरी नहीं कम करी जा सकती, नहीं कम करी जा सकती। सर करी जा सकती है ना, एक दूसरे को दोनों टच करेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एवरी पार्टिकल मस्ट पजेस ऑसिलेशन, थोड़ा बहुत उसको ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना ही पड़ेगा। अब जब दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे तो कहाँ जगह बची ऑसिलेशन करने की? ऑसिलेशन करने की जगह ही नहीं बची, तो मेन फंडामेंटल थियरी गलत हो जाएगी, बराबर ना। इसलिए थोड़े थोड़े तो सॉलिड भी ऑसिलेट करते हैं, जो हम लोग ऑब्जर्व कभी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि सॉलिड भी एकदम एक दूसरे को एकदम टच नहीं कर रहे होते, जस्ट दैट इज जस्ट अवर इमेजिनेशन। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे, अभी नहीं। सॉलिड स्टेट के अंदर देखो, अब ये जो है ये एकदम टच नहीं कर रहे होते, पर हम ऐसे ही मानते हैं कि जैसे टच कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हम ऐसे ही मानते हैं जैसे टच कर रहे हैं, पर रियलिटी में कोई टच नहीं कर रहा होता ऐसा, लेकिन हम मानते हैं कि टच ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, तो ये जो है ये सॉलिड के अंदर हो गया। ठीक है, अब इसको और कंप्रेस किया जा सकता है क्या? इसकी दूरी और घटाई जा सकती है? नहीं सर, गैसेस की दूरी घटाई जा सकती है, लिक्विड की थोड़ी बहुत घटाई जा सकती है, पर सॉलिड की नहीं। लिक्विड की भी बहुत ज्यादा नहीं घटाई जा सकती। तो याद रखना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, आईएमडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। अब बताओ आईएमडी किसका ज्यादा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसका ज्यादा? तो गैस का ज्यादा, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा, वो ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर गैस इज कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेसिबल माना जाता है, गैसेस आर कंप्रेसिबल, व्हाइल सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल, इन्हें नॉन कंप्रेसिबल माना जाता है। सर थोड़े बहुत तो है ना कंप्रेसिबल, थोड़े बहुत है बच्चों, लेकिन वो मतलब बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर देना पड़ेगा तब जाके वो कंप्रेस होंगे, इसलिए हम लोग उन्हें नॉन कंप्रेसिबल की कैटेगरी में ही डाल देते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में ज्यादा डिफरेंस है सर, लिक्विड तो कंप्रेसिबल है, लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं। हाँ मतलब इन दोनों में डिफरेंस काफी कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब 19-20 का डिफरेंस, 19-20 का डिफरेंस, आप तो जानते हो 19-20 का डिफरेंस, 2019 एंड 2020 का डिफरेंस। नॉट लाइक दैट, इनमें सीरियसली इनकी कंप्रेसिबिलिटी में 19-20 का ही डिफरेंस है। समझ में आ गया? तो याद रखो आईएमडी दैट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। होपफुली आप लोग को ये नजर आ रहा होगा, अच्छे से आप लिखते रहना इसको। ठीक है बच्चों, तो अब आगे की बात कर लेते हैं कुछ। आगे की बात में हम लोग बताते हैं कि देखो हम लोग ने एक्चुअली पहले अभी तक क्या देखा वही देख लेते हैं। तो सर हमने देखा कि आईमाफ क्या होता है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। और सर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो आईमाफ जो होता है वो आईएमडी से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ व्हाट इज आईएमडी? आईएमडी क्या बला बला है, तो वो है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हमने ये देखा कि आईमाफ जो होता है आईएमडी से क्या होता है, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। और आईएमडी जब मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स घटेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, फोर्स घटता होता है ना तभी डिस्टेंस बढ़ सकता है, अगर फोर्स ज्यादा है ना तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि ए और बी के बीच में काफी फोर्स है तो वो डिस्टेंस को बढ़ने ही नहीं देंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते रहेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ पाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड थिंग के बारे में जो हम लोग को जानना है, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका खत्म समझेंगे, एंड दैट इज IMRF। एमआरएफ दैट मींस, एमआरएफ क्या होता है? एमआरएफ मींस एमआरएफ टायर। अच्छा एमआरएफ टायर का फुल फॉर्म पता है? एमआरएफ क्या होता है? इट इज एक्चुअली मद्रास रबर फैक्ट्री, बहुत कम बच्चों को पता होगा, मद्रास रबर फैक्ट्री। अगर कोई बच्चा शेयर बाजार के बारे में जानता है तो उसे पता होगा कि इनके शेयर्स सबसे ज्यादा कॉस्ट रखने वाले शेयर्स में से एक होते हैं, मद्रास रबर फैक्ट्री। वैसे बहुत सारे नाम है जो आपको पता नहीं होंगे, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है ना। वैसे ही जैसे अमूल जो होता है, अमूल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल? आनंद, आनंद करके एक जगह है गुजरात में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सुमूल इज सूरत मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना। ऐसे काफी सारी चीजों के बहुत ही वो वैसे एब्रीविएशन होते, बहुत बहुत ऑब्वियस नहीं लगते हम लोग को। तो IMRF यहाँ पे मेरे केस में क्या है, तो IMRF मेरे केस में इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस, कोई भी जज कर लेगा, कोई भी जान लेगा इसको, इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव
फोर्सेस, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्सेस। तो ये जो है ये क्या है, तो याद रखना कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से एक दूरी तक ही नजदीक आ सकता है, एक दूरी तक, मतलब कि ये इनकी थ्रेशोल्ड डिस्टेंस है ये, बस इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। इससे ज्यादा नजदीक क्यों नहीं आ सकते सर? इसका रीजन है कि इनको ऑसिलेट करना है अपनी एक्सिस के ऊपर। तो इसके अगर इनको ऑसिलेट करना है अपनी एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे ये जो अगर इनकी एक्सिस है और इन्हें ऑसिलेट करना है अगर ऐसे ऐसे, तो अगर ये इससे ज्यादा नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो इस वजह से एक दूरी हमेशा रहती है जो जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड रिपल्सिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड, टीआरएफ, थ्रेशोल्ड रिपल्सिव फोर्स, टीआरएफ, दैट मींस थ्रेशोल्ड रिपल्सिव फोर्स। इतना रिपल्सिव फोर्स तो लगता ही लगता है, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो सर, इतना रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, बराबर। एक दूसरे के एकदम अंदर नहीं मिल सकते, बराबर। तो वैसे ही IMRF क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस। तो अब रिपल्सिव फोर्सेस किस में ज्यादा होंगे? तो ये जस्ट आई माफ का उल्टा होता है, आई माफ के ऑपोजिट को हम IMRF कहते हैं, बराबर। ये सारी बातें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है बेटा। ये सारा जानकारी आपको ये चैप्टर से पहले होना चाहिए। आईएमआरएफ क्या है? तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। आईएमआरएफ क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस। गैसेस के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, गैसेस के अंदर आईएमआरएफ बहुत कम होता है। सॉलिड के अंदर आईएमआरएफ बहुत ज्यादा होता है तो आईएमआरएफ बहुत कम होता है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो।